दोस्तों सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपनी सोच को साइड में रखें और सिर्फ एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि एक स्टॉक में आपको दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि उसे आप कैसे एनालिसिस करेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे, मैनेजमेंट को समझेंगे या फिर उसके प्राइस चार्ट को देखकर डिसाइड करेंगे क्या बाई करना है क्या नहीं करना। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट के ये दोनों ही जो एनालिसिस के बारे में अगर आप किसी एक्सपर्ट से जाके पूछेंगे तो वहां पर दो अलग अलग एक्सपर्ट्स के जवाब भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एक कहेगा कि बिजनेस को देखो, सिनेरियो को समझो, बिजनेस ग्रोथ को देखो, मैनेजमेंट को देखो। वहीं दूसरा कहेगा कि भाई चार्ट को देखो, चार्ट टेल्स एवरीथिंग। ओके, लेकिन क्या इनमें से कोई एक ही व्यक्ति सही है या फिर सच्चाई कुछ और ही है, या हमें दोनों की ही जानकारी होना जरूरी है बाजार को ट्रेड करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की कंप्लीट कंपैरिजन समझेंगे, सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। आप जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कब कौन सी अप्रोच ज़्यादा यूजफुल हो सकती है और कैसे इन दोनों को समझना आपको मार्केट को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखते देखते आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि आपका जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या हो सकता है। क्या आप एक टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं या फिर आप एक फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हैं या फिर दोनों। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बाजार में आगे क्या होने वाला है। मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर INH00027159। और दोस्तों आप सभी देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी तरह का बाई सेल अथवा होल्ड का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं ये करता हूं कि अगर आप एक पान की दुकान चलाते हैं तो क्या आप शेयर बाजार में ट्रेड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पैसा लगाने में क्या, डीमैट अकाउंट ओपन किया, पैसा डाला, खरीद लिया। नहीं 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 नहीं, मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आप स्टॉक के लेवल्स को कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर बेचना है, क्या ये जानते बूझते आप ट्रेड कर सकते हैं? एक पान वाला कैसे करेगा यार? पान वाले पढ़ा लिखा भी नहीं है, 8वीं पास है, वो कहते शेयर बाजार ट्रेड करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कैसे ट्रेड करेगा, क्योंकि उसको तो जानकारी नहीं है। और फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी चीज है जहां पर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसकी बैलेंस शीट को पढ़ना आना चाहिए। आप एक स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट के बंदे होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन है? अगर हम कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है, हम एक आर्ट्स ग्रेजुएट है या हम 12th तक पढ़े हैं, तो क्या हम बाजार को समझ के स्टडी करके पैसा लगा सकते हैं? जी हाँ, एक सेकंड अप्रोच है जिसका नाम होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस से कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मार्केट की साइकोलॉजी को समझना होता है। और मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए किसी भी फाइनेंशियल बुक को पढ़ना जरूरी नहीं होता है। वहां पर लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को समझना जरूरी होता है, मार्केट के बिहेवियर को जरूर समझना होता है। और मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए हमें प्राइस चार्ट को देखना होता है, जो कि हमारा ट्रेडर हमें एक ऐप प्रोवाइड कराता है, जहां पर हम उस कंपनी के चार्ट को खोल के देख सकते हैं कि चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है। तो डिफरेंसेस जान लेते हैं। 2 डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जब भी कोई इन्वेस्टर बाजार में निवेश करने जाता है, तो वो 2 क्वेश्चंस होते हैं खरीदने से पहले। कि फंडामेंटल एनालिसिस में कहता है कि व्हाट इज द बिजनेस एक्चुअली वर्थ। ठीक है, तो कंपनी की वर्थ वैल्यू को जांचने के लिए कि भाई कंपनी वर्थी है नहीं है, अच्छी है नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस की जाता है। अब इसमें क्या होता है, स्टडी द रियल बिजनेस को स्टडी किया जाता है, उसकी अर्निंग्स को देखा जाता है, क्वार्टरली, एनुअली, रेवेन्यूज को, डेट्स को, मैनेजमेंट को, इंडस्ट्री पोजीशन को, इन सभी चीजों को क्रॉस चेक किया जाता है। उसका जो एम होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है इंट्रिंसिक वैल्यू को, मतलब फेयर वैल्यू को किसी भी कंपनी के। तो अगर कंपनी के एसेट्स और कंपनी के जो भी चीजें हैं, जो वैल्यूज हैं, उनके बेसिस पर वो देखा कि क्या स्टॉक अर्निंग्स और एसेट्स के मुकाबले नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रही है, यानी कि अंडर वैल्यूड है, तो बाई करना चाहिए। अगर अर्निंग्स के और एसेट के कंपेरिजन में प्राइस ज्यादा ऊंचा है, दैट मींस कि ओवर वैल्यूड है, तो हमें अलग रहना चाहिए। buys when the price is below that value, intrinsic value, तो बाई करना है। सेल्स when the above it, above it का मतलब ओवर वैल्यूड है और below it मतलब अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है तो खरीदो, ओवर वैल्यूड है तो इग्नोर करो। टाइम होराइजन कई महीनों से लेकर कई सालों के लिए अगर आपको निवेश करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस
करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि कंपनी क्या कर रही है और आने वाले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म करने वाली है। ठीक है भाई। दूसरी ओर टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज द प्राइस चार्ट टेलिंग मी, कि प्राइस चार्ट मुझसे क्या कह रहा है भाई, मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ तो कहना चाह रहा है मुझसे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो समझो ना, सीखो ना। वो क्यों, जब हम मूक बधिर के, एक वो आता था हमारा न्यूज चैनल आता था जिसमें जो जो डेफ लोग होते थे, और जो मूक बधिर जिसको हिंदी में बोला दूरदर्शन पे आता था, उसमें वो कुछ फिंगर्स के एक्सप्रेशंस के थ्रू जो थे वो उनकी बोली बोलते हैं। तो अगर हमें उनकी भाषा को समझना है तो हमें उन फिंगर्स की बोली को समझना पड़ता है ना। हम समझते हैं ना, अगर हमारा कोई अपना है तो हम उनकी लैंग्वेज को समझते हैं ना, नहीं तो हम उनको कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो क्या मांग रहे हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। इसी तरीके से जब आप बाजार में जाते हैं, जब आपको ट्रेड करना ही करना है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती है और आपके सवाल ये आता है कि व्हाट इज द प्राइस चार्ट टेलिंग मी, कि भैया चार्ट मुझसे क्या कह रहा है, तो मैं कहूँगा कि सीखो आपसे क्या कह रहा है। जिस दिन आप उसकी भाषा को समझना सीख गए, उस दिन आप एक फंडामेंटल एनालिस्ट से भी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप एक रेगुलर बेसिस पे मार्केट में कुछ ना कुछ जरूर अर्न कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर दोनों देखिए, दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल एनालिस्ट बेहतर होते हैं टेक्निकल, दोनों का अपनी अपनी जगह पर इक्वल वेटेज है। ठीक है, उसके वेटेज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्टडीज प्राइस, यहाँ पर प्राइस को चेक करते हैं, वॉल्यूम चार्ट को देखते हैं, इग्नोरिंग द बिजनेस इटसेल्फ, क्या बिजनेस है उससे कोई मतलब नहीं है। एज्यूम्स प्राइस ऑलरेडी रिफ्लेक्ट्स ऑल नोन इन्फॉर्मेशन, ये मान कर चला जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो क्वार्टरली नंबर्स को लेके, मैनेजमेंट को लेके, ट्रांसफर्स को लेके, नए सीईओ के अपॉइंटमेंट को लेके, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च को लेके, कुछ नए टैक्सेशंस को लेके, डेट्स को लेके, वो सारा प्राइस चार्ट पर ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। जैसे ही एक न्यूज आपकी न्यूज चैनल पर आ गई, आप समझ लीजिएगा वो अब एक हिस्ट्री बन के रह गई, क्योंकि वो न्यूज ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है। उससे पहले ही, आउट होने से पहले ही वो न्यूज प्राइस चार्ट पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। लुक्स फॉर द रिपीटिंग पैटर्न ड्रिवन बाय द क्राउड साइकोलॉजी, मतलब अगर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल अब से एक साल पहले बना, उसका जो सिनेरियो था, वो सिनेरियो जिस तरीके का था, और आज उसके बाद एक साल बाद फिर से सेम सिनेरियो पैटर्न बना सेम तरीके से, तो फिर आपको एक ही तरीके के आउटपुट को एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे पहले बिहेव हुआ था अब भी वैसा ही होगा। हालांकि वो 100% श्योर शॉट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप एक स्टॉप लॉस के साथ उसी क्राउड डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिपीटिंग पैटर्न जो होते हैं वो सेम तरीके से बिहेव करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक द रेन फोरकास्टिंग, कि भाई पिछले साल इस तरीके से माहौल बना था तो आपकी इस तारीख से बारिश आ गई थी, इस साल भी ऐसा ही माहौल बन रहा है तो इस तरीके की बारिश बन रही है। तो ये फोरकास्टिंग होती है, 100% श्योर शॉट नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपकी काफ़ी मदद करती है। टाइम होराइजन मिनट्स टू वीक, अगर आप एक स्कैल्पर है, 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 1 से 3 महीने के लिए, तब भी आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस बेहतर है। आप 6 महीने के लिए कर रहे हैं, आप साल भर के लिए कर रहे हैं, या फिर आप 5 साल के लिए कर रहे हैं, दोनों ही एनालिसिस का बहुत बड़ा वेटेज है दोस्तों। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट डू यू लुक लाइक। अब यहां पर बात आती है कि फंडामेंटल एनालिसिस में व्हाट डू यू लुक लाइक एट 4 पिलर्स एनालिस्ट स्टडी टू जज वेदर अ कंपनी इज अ गुड बाय। तो 4 पिलर थे जिनको कंपनी, कोई भी एनालिस्ट स्टडी करता है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। द फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इनमें क्या क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? इनमें होता है रेवेन्यूज। ठीक है, इनमें होता है कंपनी के रेवेन्यूज, कैश फ्लोज, डेट लेवल फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो ये सभी चीजें आपकी देखी जाती हैं। वैल्यूएशन रेशियो, तो पहला हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला पिलर। दूसरा वैल्यूएशन रेशियो, पी रेशियो चेक करना है, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू चेक करनी है, प्राइस टू सेल्स चेक करना है, और कंपेयर करना है कि स्टॉक का प्राइस एक्चुअली जो अर्निंग और एसेट है उनसे नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसको सिर्फ इतना देखना होता है वैल्यूएशन रेशियो के हिसाब से। तो वैल्यूएशन रेशियो के हिसाब से अगर वो नीचे ट्रेड कर रहा है अंडर वैल्यूड है, ऊपर ट्रेड कर रहा था ओवर वैल्यूड है। इंडस्ट्री कंपटीशन देखा जाता है कि मार्केट शेयर कितना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कितनी है कंपनी के पास, मोड्स वगैरह,
हाउ द कंपनी स्टैक्स अप अगेंस्ट द राइवल्स। ठीक है, अब मोट्स क्या है? मोट्स बेसिकली वॉरेन बफेट के द्वारा एक काफी पॉपुलर किया गया वर्ड है। और ये मोट्स में बेसिकली बहुत सारे सिनारियो हैं, लेकिन मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आप एक किसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, एक किसी एक्स इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, और उस इंडस्ट्री में आपको एंट्री करने के लिए आपको 5 लाख में आपका बिजनेस लग जाएगा। तो वहां पर भीड़ जो है वो घुस सकती है बिजनेस करने के लिए, और जब भीड़ घुस सकती है तो वहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर आपका जो प्लेयर्स हैं वो 100 हैं, और जो उनके जो डिमांड करता है, मतलब जो लोग जो कस्टमर्स है वो कम है। तो वहां पर क्या होगा? सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तो वहां पर आपका जो प्राइस होगा वो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा। लेकिन वहीं पर एक दूसरी इंडस्ट्री है बाई, जहां पर किसी को प्लांट लगाने के लिए जस्ट लाइक अगर मैं आपको बात करूं रिफाइनरी वगैरह लगाने के लिए आपको कई करोड़ की जरूरत है, तो वहां पर हर कोई एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं दूसरी चीज ये देखी जाती है कि कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट कितनी है। कस्टमर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करने के लिए कस्टमर को कितना भागदौड़ करनी पड़ रही है, कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। अगर उसमें स्विचिंग कॉस्ट वेरी वेरी लो है तो बहुत इजीली मूव ऑन कर सकता है, तो वहां पर आपको वेटेज नहीं मिलने वाला है। तो ये सभी चीजें मोड्स के अंदर आती है। मोड्स के लिए मैं कभी मौका पड़ेगा तो आपको वीडियो बनाऊंगा कि मोड्स क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजों को कंपनी के देखा जाता है कंपनी एडवांटेज के तौर पर। तो इंडस्ट्री एंड कंपटीशन। तीसरा, इकोनॉमिक कंडीशंस देखी जाती हैं। अब इकोनॉमिक कंडीशंस बेसिकली गवर्नमेंट से जुड़ी होती हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट्स हो गया, बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है घटा रही है, इन्फ्लेशन हो गया कंट्री का, इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ हो गई कैसी है। ठीक है, अगर ग्रोथ अच्छी है तो उस हिसाब से परफॉर्म होगा, ग्रोथ अच्छी नहीं है तो उस हिसाब से परफॉर्म होगा। विच अफेक्ट्स नियरली एवरी कंपनीज परफॉर्मेंस, जिसमें लगभग सारी कंपनीज के परफॉर्मेंस को असर पड़ता है। ठीक है, तो टेक्निकल, ये तो आपको 4 पिलर होगा फंडामेंटल के। अब टेक्निकल एनालिसिस में व्हाट डू यू लुक एट? तो 4 पिलर्स होते हैं, 4 टूल्स होते हैं बेसिकली, 4 टूल्स, जो कि कोई भी ट्रेडर प्राइस चार्ट को रीड करते समय अपने ट्रेड्स को लेने से पहले जिन टूल्स को वो यूज करता है। पहला, चार्ट पैटर्न, यानी प्राइस को जिसको देखते हैं। चार्ट पैटर्न में अलग अलग पैटर्न होते हैं, कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, चैनल्स, वेजेस, देयर आर ट्रेंड लाइंस। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मॉर्निंग स्टार्स, इवनिंग स्टार्स, हैमर पैटर्न, 2 कैंडल पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न, सो मेनी पैटर्न्स आर देयर। तो वो चार्ट पैटर्न्स को रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि इस पैटर्न ने जब पहले बना था ये तो उसने इस तरीके से बिहेव किया और सेम सिचुएशन में अब ये पैटर्न बना है तो ये एब्सोल्यूट वैसे बिहेव कर सकता है। तो हमें पता है कि कहाँ पर एंट्री है, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, कहाँ पर हमारा एग्जिट लेवल बनता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो पहला पिलर जो टूल है चार्ट पैटर्न। दूसरा, मूविंग एवरेज, स्मूथ मूव एवरेज प्राइस ओवर द टाइम यूज टू स्पॉट द ओवरऑल ट्रेंड। तो आपको ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बताता है कंपनी के, डायरेक्शन के बारे में, मोमेंटम शिफ्ट किधर की तरफ हो रहा है, क्या बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है या फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है आपका। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट क्या होता है? बेसिकली वहां पे प्राइस आप जाने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस पे प्राइस नीचे जाने की कोशिश करता है। सपोर्ट इज ए डिमांड जोन एंड रेजिस्टेंस इज ए सप्लाई जोन। ठीक है, तो जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस गो अप, और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गो डाउन। तो प्राइस लेवल वेयर एन एसेट हैज रिपीटेडली स्टॉप्ड फॉलिंग। तो सपोर्ट वो जगह होती है जहां से बार बार प्राइस आता है और बार बार वो वापस से ऊपर चला जाता है, तो वो सपोर्ट होता है कि हाँ यहाँ से हमें बार बार बाजार मिल रहा है। जैसे आप अगर अपने रूम में बैठे हैं, अपनी बॉल को नीचे डालेंगे अपनी चेयर से, तो वो आपके फ्लोर पे टकराएगी, या कोई भी चीज आप डालेंगे फ्लोर पे टकराएगी और वापस आएगी। तो फ्लोर पे जैसे हमने बॉल को दिया तो वो फ्लोर से टकराई और वो तेजी से ऊपर आई। तो यानी कि फ्लोर क्या है? आपका सपोर्ट है, और बार बार फेंकेंगे उसी सपोर्ट, तो दैट इज अ मजबूत सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहीं पर जब आप अपनी सीलिंग पे उस बॉल को मारेंगे तो बार बार वो सीलिंग पे लगेगी वापस नीचे आएगी, बार बार सीलिंग पे लगेगी वापस नीचे आएगी। तो सीलिंग इज ए रेजिस्टेंस। तो जो प्राइस जो है आपका, प्राइस के ऊपर जो सीलिंग है वो आपका रेजिस्टेंस, और प्राइस के नीचे का जो फ्लोर लेवल है वो आपका सपोर्ट कहलाता है। तो सपोर्ट हमेशा प्राइस के नीचे होता है। तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि ये आपका प्राइस है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। तो यहाँ पर गिरेगा तो ये सपोर्ट आएगा और यहाँ से रिवर्सल लेगा, चढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ से आपको करेक्शन देगा। तो प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस होता है और प्राइस के नीचे सपोर्ट होता है। ठीक है, मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है? आप इंडिकेटर को समझ लीजिएगा, अगर आप एक स्कूटर से जा रहे हैं, आपका इंडिकेटर जल रहा है राइट टर्न का, आपको पता नहीं है कि इंडिकेटर जल रहा है,
आप सीधे जा रहे हो तो क्या आप राइट टर्न में मुड़ोगे? नहीं मुड़ोगे, आप सीधे चले जाओगे, क्योंकि वो तो बाई चांस आपका इंडिकेट कर रहा है। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पीछे वाला ये मान के चले, ये सामने वाला जो आपके सामने से आ रहा है ये मान के चले कि भाई मैं तो सीधा आ रहा हूँ, ये तो राइट टर्न ले लेगा, मैं सीधे निकल जाऊंगा। लेकिन वो राइट टर्न चूंकि लेगा नहीं, तो सामने वाला ये अज्यूम करके चला कि ये तो 100% सीधा ही आ रहा है, कोलैप्स करेगा नहीं करेगा? डेफिनेटली कोलैप्स करेगा। लेकिन अगर वहीं पर आप इस चीज को एज्यूम करके चलोगे कि अगर इसने नहीं मोड़ा, ये केवल एक इंडिकेटर है, तो वहां पर सिनेरियो डिफरेंट हो सकते हैं। तो प्राइस में भी इंडिकेटर्स कुछ इसी तरीके के होते हैं, जो आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया, ये बेसिकली हाउ फास्ट हाउ फार द प्राइस इज मूविंग, क्या ओवरबॉट में है, क्या ओवरसोल्ड में है, तो ये डिफाइन करता है कि क्या भाई अब यहाँ से गिरेगा या चढ़ेगा। ये सिर्फ इंडिकेट करता है, प्राइस की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, लेकिन एक्चुअली कैसा प्राइस रहेगा। अब मान के चलिए कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ ट्रेडर्स 70-30 को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेते हैं, और कुछ लोग जो 80-20 को लेते हैं। लेकिन अगर 70 के ऊपर निकल गया, इट डजेंट मीन कि प्राइस गिरेगा, क्योंकि आपका जो 70 से 100 के बीच का जो मोमेंट जगह है, वहां पर आपका प्राइस मल्टीपल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है, वो आपको प्राइस चार्ट को देख के पता चलेगा कि जब वो 70 के ऊपर ओवरबॉट में जा रहा है तो प्राइस क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या फॉर्मेशंस बन रहे हैं, प्राइस क्या इंडिकेट दे रहा है। आपको इंडिकेटर ने सिर्फ ये बताया कि ओवरबॉट हुआ है। जहां से 70 के ऊपर का मतलब दो चीजें हैं कि काफी मजबूत है प्राइस। आप समझिए 70 से 80 का मतलब होता है कि प्राइस काफी मजबूत है। क्या प्राइस चार्ट पे एग्जॉस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है बायर या नहीं? अगर बायर एग्जॉस्ट हो रहा है तो आप ओवरबॉट में आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइस चार्ट। लेकिन केवल 70 के ऊपर है, केवल 80 के ऊपर है, ये जान के आप शॉर्ट कर देंगे, यू ऑलवेज लूज योर मनी। ठीक है, इसी प्रकार से 30 के नीचे ओवरसोल्ड है या 20 के नीचे ओवरसोल्ड है, ये जान के बिना सोचे समझे, बिना प्राइस चार्ट को जाने अगर आप लॉन्ग कर देंगे तो आपको नहीं पता कि आपने 100 पर खरीदा है, वो 60 पे आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो केवल आपको इंडिकेट करते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन केवल आपको बताते हैं कि अब प्राइस काफी कमजोर हो चुका है, काफी गिर चुका है, और ओवरबॉट बताते हैं कि प्राइस काफी बढ़ चुका है, बट काफी गिर चुका है। तो ये देखना कि क्या बिजनेस में कमजोरी आ रही है, क्या कंपनी के साथ कुछ गलत है तो और भी गिर सकता है, और अगर ओवरबॉट में है तो क्या बिजनेस में मजबूती आ रही है, क्या कुछ नया इनोवेशन होने वाला है, क्या कंपनी के अच्छे नंबर्स आए हैं, क्या कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई नई पॉलिसी डिजाइन की है, वोटेवर, तो वहां से प्राइस और भी मोमेंटम में जा सकता है। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा। तो ये 4 पिलर होते हैं, चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड मोमेंटम इंडिकेटर। ये टेक्निकल एनालिसिस के 4 टूल्स हैं। अब टेक्निकल एनालिस्ट व्यू द चार्ट इज द स्टोरी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए ये मूविंग एवरेज है, ये ऑरेंज वाला, और हर बार मूविंग एवरेज प्राइस आके नए हाईस को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नया हाई बना रहा है, तो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन बन रहे हैं। ठीक है, अब हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ये मूविंग एवरेज सिर्फ ये इंडिकेट दे रहा है कि भाई ये यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है। लेकिन आपको हर बार मिल जाएगा कि भैया ये मेरा सपोर्ट है, पिछली बार ये लो लगा था, ये लगा था, यहाँ पर आपको पता है ये वाला लो लगा था, इसके नीचे का अगर क्लोज होता है तो फिर हमारा रिटर्न आ गया। अगर यहाँ पे लो ऐसे बना दिया, यहाँ पर पिछले को तोड़ दिया, दैट इज मीन कि लोअर लो बन गया। तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो प्राइस मेकिंग हायर हाई अबव इट्स मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज के ऊपर आपका हायर हाई बना रहा है, बट अगर यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो लोअर लो बन जाएगा, लोअर लो बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ती हैं। मूविंग एवरेज स्मूथ नॉइज टू रिवील द अंडरलाइंग ट्रेंड को चेक करने के लिए आपको, तो आपको चार्ट को इंडिकेटर के साथ मर्ज करके ये देखना होता है कि जो इंडिकेटर जो हमें डायरेक्शन बता रहे हैं क्या वो प्राइस चार्ट से मैच कर रही है। अगर वो प्राइस चार्ट से मैच कर रही है देन इट्स अ वर्थ, अदरवाइज अवॉइड इट। ठीक है, और मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साइड बाय साइड देखेंगे, हाउ टू अप्रोचेस कंपेयर अक्रॉस द क्वेश्चंस बिगिनर्स आस्क द मोस्ट। तो बिगिनर्स एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछते हैं, किन किन क्वेश्चंस को वो देख लेते हैं। कोर फोकस, तो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कोर्स बिजनेस को देखती है, बिजनेस कैसा है कंपनी का, कैसा मैनेजमेंट है, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसे फाइनेंशियल रेशियोज हैं, उन सभी को क्रॉस चेक करती है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस केवल चार्ट को देखती है कि स्टॉक का चार्ट कैसा है, बुलिश है बियरिश, ट्रेंड कहता है साइडवेज है। तो 3 तरीके के चार्ट हो जाते हैं, बुलिश,
बियरिश, साइडवेज। तो आप बुलिश में है, बियरिश में है, साइडवेज में, ये केवल आपको टेक्निकल एनालिसिस बताती है, चार्ट केवल वही देखता है। की क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वर्थ, व्हाट इज इट वर्थ, क्या ये वर्थ बाइंग है या नहीं बाइंग है, व्हाट इट इज डूइंग। टेक्निकल एनालिसिस बताती है ये क्या कर रहा है, क्या प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे आ रहा है या फिर ये साइडवेज मोमेंटम में है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टिपिकल हॉराइजन, कई महीनों से कई सालों के लिए जब आपको निवेश करना होता है तब आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब आप 6 महीने साल भर या मोर देन दैट आपको निवेश करना है तो आप क्वार्टरली नंबर्स को चेक कर सकते हैं, बिजनेस को चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग जो फंडामेंटल एनालिसिस में चेक होता है 4+ के द्वारा वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ मिनटों के लिए ट्रेड करना है, बीटीएसटी करना है, ठीक है, या कुछ हफ्तों के लिए स्विंग ट्रेडिंग करना है, 2-4-6 हफ्तों के लिए, तो वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस करने का कोई औचित्य नहीं बनता। वहां पर टेक्निकल एनालिसिस इज मोर देन एनफ। तो वहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा स्टॉक को समझ सकते हैं, चार्ट को समझ सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। मेन टूल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियो, चार्ट, इंडिकेटर्स एंड द पैटर्न्स, बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है और एक्टिव ट्रेडर्स के लिए है, जो कि लगातार ट्रेडिंग में बने हुए हैं, रोज बाई सेल कर रहे हैं, डेली इंट्राडे बाई सेल कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं बीटीएसटी करते हुए। तो वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। मेन रिस्क क्या होता है, मार्केट इरेशनल रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। यानी एक स्टॉक में आपने खरीदा और वो स्टॉक विद इन कुछ रेंज के अंदर, लाइक आपने अगर उसको 150 में खरीदा तो वो 100 से 170 की रेंज में कई साल निकाल सकता है, या 150 से 200 की रेंज में वो कई साल निकाल सकता है। ठीक है, यह हो सकता है वो 50 से 60 जाए, 60 से 50 आए, 45 आए और वो 40 से 60 के बीच में सालों साल घूमता रहे। तो ये इरेशनल हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है फंडामेंटल एनालिसिस का। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, पैटर्न कैन फेल विदाउट वार्निंग। तो मेन रिस्क टेक्निकल एनालिसिस का ये होता है कि वो फेल हो सकता है लेकिन वार्निंग नहीं देता है। अब इसमें फायदा क्या होता है, क्योंकि वार्निंग नहीं दिया, क्योंकि आपके पास एग्जिट का लेवल है, एंट्री का लेवल और स्टॉप लॉस का, आपके पास ये लेवल बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होते हैं। तो आप जब आपको पता है कि पैटर्न मेरा विदाउट वार्निंग ही फेल हो सकता है, तो हर ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। इन एवरी ट्रेड वी हैव टू पुट द स्टॉप लॉस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है पैटर्न्स कैन फेल विदाउट वार्निंग। तो जब ये सबसे की रिस्क है तो हम इस रिस्क को क्यों ना मिनिमाइज करें, अपने स्टॉप लॉस को हर ट्रेड में यूज करने का। यह आपकी आदत होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप हर रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, पॉटी जाते हैं, यह आपकी आदत में शुमार है। जिस तरीके से आप नहा के ऑफिस जाते हैं, जब आप पूजा करने बैठते हैं या जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप हाथ धोते हैं, यह आपकी आदत बन चुका है। उसी प्रकार से जनरल हैबिट हो जानी चाहिए कि जब मैं कोई ट्रेड लूंगा तो सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, फिर टारगेट की बात करूंगा। मैं क्यों आपको रियल लाइफ से बहुत कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप चीजों की महत्ता को समझें। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं, चाहे वो कितनी भी अच्छी ट्रेड क्यों ना हो, आपकी जो एनालिसिस हो कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, बट देयर इज नो ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। सबसे पहले स्टॉप लॉस सेट करना है, देन हमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए 1:2 के रेशियो पे एंड जो आपका प्रॉफिट बुकिंग है वो सेट करना है, एंड देन हम रेस्ट क्वांटिटीज को उसके ऊपर ट्रेन करके चल सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग, बट इन एवरी ट्रेड वी हैव टू पुट स्टॉप लॉस। हमें स्टॉप लॉस को यूज हर ट्रेड में करना ही करना है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस ग्राउंडेड इन द रियल बिजनेस परफॉर्मेंस। ठीक है, ग्राउंडेड इन रियल बिजनेस परफॉर्मेंस वर्क्स वेल फॉर द लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। मतलब वेल्थ बिल्डिंग का मतलब है कि आप मल्टीपल ईयर के लिए जब जाते हैं तो जो आपने आज 100 खरीदा, बिजनेस बढ़ता रहा, आप चेक करते रहे कि कंपनी इज डूइंग गुड, कंपनी इज डूइंग गुड, धीरे 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 जो आपने आज 100 का खरीदा था 1000 का हो गया, 2000 का हो गया, क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, बिजनेस ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, रिजल्ट्स लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, कस्टमर बेस लगातार बढ़ रहा है, तो वहां पर आपकी वेल्थ बन जाती है। जो आपने आज 100 का खरीदा, 10 साल के बाद भाई 1000, 2000 या 3000 का शेयर बन जाए, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी वेल्थ किस लेवल पर पहुंच जाएगी। तो ये वेल्थ बिल्डिंग के लिए होता है। लेस नॉइस, तो यहां पर क्या होता है, लेस नॉइस फ्रॉम डे टू डे प्राइसिंग, प्राइस स्विंग। तो मतलब आप अगर 60 मिनट के चार्ट पे जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस मिलेंगे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप वीकली
या मंथली, ये चार्ट्स आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होते हैं क्योंकि लेस नॉइस होती है यहाँ पर, फॉल्स ब्रेकआउट्स आपको कम से कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस में आपको ये देखना होता है कि लेस नॉइस फ्रॉम डे टू डे प्राइस स्विंग्स। दूसरी चीज फंडामेंटल एनालिसिस जब करते हैं, क्योंकि हर 3 महीने में आपके रिजल्ट्स आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको रोज देखना पड़ रहा है। आज हो सकता है टेक्निकली बाजार में कोई शार्प फ्लक्चुएशंस आ गया, लेकिन 3 महीने में रिजल्ट्स काफी अच्छे परफॉर्म हुए, तो स्टॉक में हो सकता है आज आपका 150 रुपए थे स्टॉक 100 रुपए आ गया, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो वो 100 रुपए थे 175 रुपए चला गया। तो वहां पर क्या होता है आपका, क्योंकि नंबर तो अच्छे आए हैं, फिर हर क्वार्टर में एनुअली कंपनी धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करती जा रही है, तो वहां पर आपको जो फ्लक्चुएशंस हैं वो आपको मैटर नहीं करते हैं। भाई टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो केवल लिक्विड मार्केट में, कोई भी लिक्विड मार्केट हो उसमें आपका किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करता है। एक बार आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख ली तो 5 मिनट के चार्ट पे भी वही काम करेगी, एक दिन के चार्ट पे भी काम करेगी और 1 महीने के चार्ट पे भी वैसे ही काम करेगी। जिस तरीके से 5 मिनट के चार्ट पे पैटर्न फॉर्मेशन हो रहे हैं और आप उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वैसे आप महीने के चार्ट पे भी कर सकते हैं। आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, आप क्रूड में ट्रेड कर सकते हैं, आप गोल्ड विलियम एमसीएक्स में ट्रेड कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सभी सेगमेंट्स के लिए एक ही होती है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस चेंज होती रहती है। फॉरेक्स मार्केट के लिए अलग है, कमोडिटीज के लिए अलग है, ठीक है, इस क्रूड के लिए अलग है, किसी कंपनी के लिए अलग है, तो हर किसी का अपना अलग सिनेरियो है। बट टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने एक बार सीख ली तो वो हर सेगमेंट के लिए सेम तरीके से काम करती है। फंडामेंटल एनालिसिस में वीकनेस क्या होती है, स्लो होता है, क्योंकि आपको रिसर्च करनी पड़ती है, एक लंबा टाइम लेती है कंपनी की रिसर्च, और पेशेंस रखना पड़ता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए। डजंट हेल्प जो टाइम शॉर्ट एंट्रीज एंड एग्जिट, आपको शॉर्ट टर्म में जो शॉर्ट टर्म एंट्री और एग्जिट में मदद नहीं करता है। आपको वीकनेस ये जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस की वीकनेस है, ठीक है। दूसरी चीज अंडर वैल्यूड स्टॉक, अंडर वैल्यूड स्टॉक यानी कि स्टॉक्स कैन स्टे अंडर वैल्यूड फॉर ईयर, कई सालों साल तक फ्लैट ट्रेड कर सकता है कोई भी स्टॉक बिना किसी मोमेंटम के। 10-20, अगर 50 रुपए का शेयर है तो 50 से 60, 60 से 45 और 45 से 60 के बीच में वो सालों साल घूम सकता है, ठीक है। तो ये वीकनेस होती है उसकी। टेक्निकल एनालिसिस की जो वीकनेस है वो है सिग्नल्स कैन बी सब्जेक्टिव एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। जो सिग्नल्स होते हैं वो सब्जेक्टिव और कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। अगर आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करते हैं तो आपको जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो सिग्नल्स आपके कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके कन्फर्म्ड ही हो। सिनेरियोस कैन फेल, 100% श्योर शॉट नहीं है, ठीक है। दूसरा, इग्नोर वेदर द अंडरलाइंग बिजनेस इज साउंड। अब कोई कंपनी XYZ है, उसका जो अंडरलाइंग बिजनेस है वो बहुत ही खराब है, कोई काम नहीं करती है, बस वो सिर्फ फर्जी आंकड़े दिखा रही है, लेकिन वही टेक्निकल चार्ट कहता है कि ये आपको अच्छा पैसा शॉर्ट टर्म में बना के दे सकती है, और आपने खरीदा 50 का 100 हो गया आपको, और वहां से फिर स्टॉक जब गिरना हुआ तो वो 10 रुपए चला गया। तो अंडरलाइंग बिजनेस कितना साउंड है कितना नहीं है उस पर फोकस नहीं करती, वो सिर्फ ये देखती है कि चार्ट स्ट्रांग है या नहीं है। इसके अलावा ये इसकी वीकनेस है, ठीक है। तो वहां पर आप ट्रैप में फंस सकते हैं। तो वहां पर इनिशियली जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करने जाते हैं कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए, तो आपको इनिशियली उस कंपनी का बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, कैसे नंबर है, और क्या फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है, इन सबको एक बार जरूर चेक करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। प्रोन टू फॉल्स सिग्नल्स इन द चॉपी मार्केट, यानी कि चॉपी और वॉलेटाइल मार्केट होता है, उसमें आपको मल्टीपल टाइम फॉल्स सिग्नल्स मिल सकते हैं जो आपको ट्रैप भी कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू चूज जस्ट वन, आपको किसी एक को नहीं चुनना चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, और अगर आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं, अगर आप बिजनेस को समझ सकते हैं, अगर आप फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं, तो फंडामेंटल्स का भी यूज़ कीजिएगा और टेक्निकल का भी यूज़ कीजिएगा। क्योंकि फंडामेंटल्स एनालिसिस की बात करते हैं तो जब कोई व्यक्ति कहता है कि फंडामेंटल एनालिसिस को कब प्रयोग करना चाहिए, क्या होती है फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप एक सीधे शब्दों में जवाब दे सकते हैं कि व्हाट टू बाय। जब हमें ये जानना होता है कि हम क्या बाई करें, तब हमें फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है, समझ गए। कोई भी आपसे पूछता है कि कब फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी, तो आपके पास एक ही जवाब होगा, व्हाट टू बाय। जब आपको ये जानना हो
कि क्या खरीदना है, तब आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। स्क्रीन फॉर फाइनेंशियली हेल्थी कंपनीज ट्रेडिंग बिलो देयर ट्रू वैल्यूज के नीचे काम कर रही है, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनको आइडेंटिफाई करना। यूज टेक्निकल्स टू चूज व्हेन टू बाय, जो आपसे कहता है कि कब खरीदना है ये जानने के लिए तब आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताती है व्हाट टू बाय, क्या बाई करें, और टेक्निकल एनालिसिस आपको बताती है व्हेन टू बाय, कब बाई करें। और अब बहुत सारे जो जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अब फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस का भी पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। टाइम द एंट्री यूजिंग चार्ट ट्रेंड, सपोर्ट लेवल एंड द मोमेंटम। रिव्यू बोथ एज ए कंबाइंड चेंज, दोनों को ही कंबाइंड चेंज की तरह हमें रिव्यू करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए हमें बिजनेस को पीरियोडिकली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ठीक है, और ईयर ऑन ईयर में हमें इसके बिजनेस को चेक करना चाहिए। साथ ही चार्ट पैटर्न किस तरीके का है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा चार्ट जो था वो कुछ इस तरीके से बनाने के बाद डबल टॉप और बाजार ने लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो फॉर्मेशन है ये आपको बताता है कि भैया यहाँ से बाजार आपका गिर सकता है। इन सभी चीज़ों को आपको नज़र रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको नज़र रखना चाहिए, इस पर आप नज़र रखिएगा। और ये था पूरा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का एक ब्रीफ ओवरव्यू। और ये इस वीडियो में हमने ये समझा कि दोनों की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पर है और दोनों किस किस क्षेत्र में हमारी मदद कर सकते हैं, हम दोनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने से पहले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपनी एजुकेशन जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट की लर्निंग को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस का, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल की मैं चीज़ें आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप एक एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं, कैसे आप बाजार को समझ सकते हैं, चार्ट को रीड कर सकते हैं और सही एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया था, किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं बाजार के, तब मोस्ट वेलकम। अगर आप सिर्फ टिप बेसिस पे मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और अपने फीडबैक्स को देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।